हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम इसमें पढ़ने वाले हैं राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इस पर काफ़ी स्टडी करी है और इससे मैंने 43 क्वेश्चन है ये अब तक जितने भी आपके एग्जाम में आए हैं, मतलब सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये आपने कर लिए और थ्योरी अच्छे से समझ ली तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए एक एक पॉइंट को अब बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 91 तक किया गया। अब ये भाग 4 में क्यों करा गया? क्योंकि राज्य का जो होता है चारों ओर विकास होता है। कौन करती है? सरकार। इसलिए ये भाग 4 में इसका वर्णन करा गया है और अनुच्छेद 36 से 91 तक। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये सरकार के लिए है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के निर्माताओं एवं मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है: कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, के डी शाह ने कहा, नीति निर्देशक तत्व क्षेत्र के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, नीति निर्देशक तत्व में ये कथन किसने कहा? तो भीमराव ने या के डी शाह ने। तो इसका आंसर लगाएंगे हम के डी शाह ने। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व को विशेष एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक क्यों है? क्योंकि पहले हमने मूल अधिकार पढ़ा था, अब राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंश भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। भारत में गोवा समान नागरिकता संहिता लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि आपने सुना होगा गोवा में सभी देश के लोग जाते हैं और सभी राज्य के लोग, मतलब उन्हें जो है एक समान है वो सभी। तो समान नागरिकता संहिता लागू है किस राज्य में? गोवा में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पूर्ण शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। मुफ्त कानूनी सलाह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में जोड़ा गया। भारत में विधेयक सेवा प्रदान करना, प्राथमिक 1 लाख से कम वर्ष आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पादप पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को प्रयोजन में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है। भारत कल्याणकारी राज्य होने का विचार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मतलब बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति सिद्धांत को संविधान में अनोखी विशेषता भी कहा है। गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रभाव गोवध पर निषेध है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों ने विवाद का पहला मामला मद्रास राज्य का था। मतलब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व का विवाद का पहला मामला किस राज्य का था? मद्रास राज्य का, केरल राज्य का। तो मद्रास राज्य, इसमें हम आंसर लगाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान में ये कथन किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता।
और मूल अधिकार देखते हैं, इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आते हैं इसलिए। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसके पीछे कानूनी मान्यता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के अंतर्गत ही तो आते हैं। ये समाज की भलाई के लिए है, ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने अधिकार के लिए ही तो लड़ता है। ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है, ये सरकार के महत्व को घटाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। ये अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह बात योग्य नहीं है, ये बात योग्य है। क्यों? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपनी बात ही तो रखते हैं, इसलिए ये बात योग्य है। इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है, इनकी प्रति नकारात्मक है। ये निलंबित नहीं हो सकता, ये निलंबित हो सकता है। निलंबित किसके द्वारा हो सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हो सकता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये अनुच्छेद याद करने में हमें काफ़ी दिक्कत पड़ती है, इसलिए इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, कुछ याद करेंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आइए, अनुच्छेद 37 करता है, ये आपको याद करना है। राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मतलब अनुच्छेद 37 कहता है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। मतलब जो हमारे जो भारत है, भारत में जो अब तक राज्यों के अंतर्गत जो कल्याण हुआ है वो 38 जगहों का ज़्यादा हुआ है, जैसे बम्बई हो गया, आगरा हो गया, इस टाइप से। आइए, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये आपको याद करना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। मतलब ग्राम के बारे में बताया गया है इसमें, ग्राम पंचायत के मुखिया के बारे में, मतलब सभी के बारे में। तो आपने सोचा होगा हमें कोई ग्राम प्रधान का अगर मुखिया बनाना है तो हम उसे युवा में तो बनाते नहीं है, 25 में या 30 में। जो उसकी जो अवस्था निकल के आती है, ज़्यादातर मैक्सिमम एज जो वो 40 साल निकल के आती है, तो 40 साल में हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। वैसे तो मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए, लेकिन एक तरीके से हम मान लेते हैं इसे याद करने के लिए। तो अनुच्छेद 40। आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं, 41। कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहभागिता, पाने का अधिकार। अब देखो इसमें कुछ दिशाओं में काम आ रहा है। दिशाएं कितनी होती हैं? 4। और काम हम क्या करते हैं? एक ही काम करते हैं। काम तो वैसे 2-3 भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस रहता है काम के प्रति वो एक काम पर रहता है। तो इसलिए आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में क्यों है? क्योंकि हम दिशाएं 4 होती हैं और काम हम एक पे लगाते हैं, इसलिए अनुच्छेद 41 हो जाएगा। अब अनुच्छेद 42 देखते हैं। न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता करना, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। आइए अनुच्छेद 43 देखते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, जैसे मनरेगा कार्यक्रम। अब अनुच्छेद 44 देखते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्यों? अनुच्छेद 44 में देखो इसमें एक समान आ रहा है 44, ठीक है, तो इसलिए समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC ST OBC के विशेष आरक्षण। मतलब जो विशेष आरक्षण दिया गया है वो किसके अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, SC ST और OBC। आइए अब अनुच्छेद 48 देखते हैं। कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 से प्राकृतिक एवं पर्यावरण एवं सुधार। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण। स्मारकों का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा लाल किला हो गया और ताजमहल हो गया, तो जो भारत के अंतर्गत जो स्मारक हैं वो 49 हैं इस टाइप से। तो इसे हम इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिकों का पृथक्करण। मतलब जो न्याय, मान लो आप 100 रेशियो है कार्यपालिका न्यायपालिका को, तो ये आधे आधे रेशियो में बांट लेते हैं। 50% उसका हो जाता है, 50% इसका हो जाता है। इस टाइप से इसे याद रखेंगे।
अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। इस अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना। यूएनओ में ज़्यादातर जो देश हैं जो काम करते हैं, वो काम करने वाले देश ज़्यादातर, वैसे काम तो सभी करते हैं लेकिन ज़्यादातर जो काम करने वाले देश हैं वो 51 है। इसलिए इसे हम याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि इस अनुच्छेद के द्वारा है, तो अनुच्छेद 51। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा, और अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा तो आप सारे क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। जितने भी इस एग्जाम से क्वेश्चन बने हैं 30 साल के अंतर्गत, वो सारे क्वेश्चन हैं। अगर ये आइए अब एक एक लगा के हम क्वेश्चन हल करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं, मस्तक और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से कौन किन प्रकार का सिद्धांत अंतर्निहित है? तो उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? केडी शाह ने। किस संबंधित वैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार की समीक्षा अधिकार प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन 1976। नीति निर्देशक सिद्धांत है, मतलब बात योग्य नहीं है ये, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकारी नहीं। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। राज्य के नीति तत्व बात योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। मूल अधिकार बात योग्य है जबकि राज्य निधि निर्देशक तत्व नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भागों में से किस में एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का मुख्य कारण में सम्मिलित किया गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्राप्त करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के लिए किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार वरीयता प्रदान की गई? तो 42 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में। सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 से।
भारतीय नागरिकता के लिए समान सिविल सहायता प्राप्त करने की बात कही गई है। मैंने बताया था समान देख लो किस में दिख रहा है, 44 में, इसलिए ये अनुच्छेद 44 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख किया गया है? मैंने कहा कार्य ये पूरा 100% मान के चलो न्यायपालिका कार्यपालिका को, तो ये आधे आधे रेशियो में बांट लेता है, इसलिए 50-50 मतलब अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में है? अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में यूएनओ के सदस्य में ज़्यादातर जो देश होते हैं 51 ही देश हैं जो ज़्यादा काम करते हैं, मतलब काम तो और भी करते हैं लेकिन ज़्यादा देश 51 हैं जो काम करते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? मतलब दुर्बल वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे SC ST OBC के लिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? मैंने बताया था काम, मतलब काम तो हम एक ही करते हैं, दिशाओं में दिशाएं कितनी होती हैं? 4, तो इसलिए अनुच्छेद 41 हो जाएगा। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 में संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, तो देखिए शोषण से युवाओं बच्चों की सुरक्षा, ये तो जोड़ा गया। सामान्य न्याय, निःशुल्क कानूनी सलाह, सामान्य नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योग के प्रबंध, श्रमिक और भागीदारी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सलाह, और जो है यह समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, तो इसमें हो जाएगा हमारा सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद लागू करने हेतु लाया गया? मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है? मैंने बताया था कि यूएनओ में कितने देश हैं, मतलब सभी तरह के देश बैठते हैं लेकिन ज़्यादातर काम करते हैं 51 देश, इसलिए अनुच्छेद 51 हो जाएगा। कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में बाद में जोड़ा गया? मुफ्त कानूनी सलाह। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो पूर्ण शिक्षा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए गए? तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा अनुच्छेद 37। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा? गोवध पर निषेध। अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में विवाद का पहला मामला कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो सरकार के लिए, डी हो जाएगा ऑप्शन इसमें। भारत सरकार के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व उद्देश्य एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये संविधान सभा में किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए आपको, अब आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है।